वेलकम एडुपल्स अर्थात शिक्षा की धड़कन के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है औद्योगिकरण का युग अर्थात द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस टॉपिक को हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से यानी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर होगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा। इस तरह से हम समझेंगे। तो हमारा प्रत्येक टॉपिक पर दो तरह का वीडियो रहेगा। एक वीडियो जिसमें आपको पूरा ओवरऑल टॉपिक को बताया जाएगा, दूसरे वीडियो में उसी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। चूंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर ही लिखने होते हैं तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के डायग्राम मैप के द्वारा क्वेश्चन को इजी कैसे प्रेजेंट करें, इजी वे में किस तरह से प्रेजेंट करें कि अधिक से अधिक नंबर उठाया जाए, उसको समझाने का प्रयास किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है सिंपल, कुछ प्रश्नों को मैंने लिया है। जैसे पहला प्रश्न है जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है, इसमें है इंग्लैंड के सबसे फलते फूलते दो उद्योग कौन कौन से थे। तो पहला है वस्त्र उद्योग, दूसरा है लौ एवं स्टील उद्योग। देखिए औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय ही है, जो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी तो वस्त्र उद्योग से ही शुरू हुई थी, और लौ और स्टील उद्योग दो उद्योग मेन था। दूसरा है प्रश्न, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी आप बुक में आप देखे हैं पिक्चर, उस पिक्चर में औद्योगिकरण को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तीसरा प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के मध्य में 18वीं सदी के मध्य में सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, यानी 1750 के आसपास इंग्लैंड से शुरू हुई थी, फिर उसके बाद पूरा यूरोप में हुई, फिर अमेरिका में, फिर अन्य देशों में। चौथा है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई। भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई। तो 1854 में बंबई में किया गया था फर्स्ट बार। फिर छठा है प्रश्न, आदि औद्योगिकरण यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या समझते हैं। यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो मतलब होता है पहले, यानी औद्योगिकरण से पूर्व, पूर्व औद्योगिकरण, इसी के बारे में समझना है। तो यूरोप में औद्योगिकरण से पहले भी बड़े बड़े कारखानों में उत्पादन सीमित रूप से प्रारंभ हो रहा था, यानी हल्के मात्रा में प्रारंभ हो चुका था। यह उत्पादन कारखानों में न होकर गांवों में ग्रामीण कारीगरों द्वारा होता था। इन पर सौदागरों का नियंत्रण होता था। इससे ही आद औद्योगिकरण या पूर्व औद्योगिकरण, पूर्व को इंग्लिश में प्रो बोलते हैं, प्रो, तो प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। यानी आप देखिए इस डायग्राम से समझिए कि औद्योगिकरण से पहले यानी 1750 से पहले का जो फेज था उसको बोलते हैं आद औद्योगिकरण। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल सकते हैं। 1600 से लगभग 1700 के आसपास ये वाला फेज रहा। अब इसके बाद जो हुआ फेज वो पूर्ण औद्योगिकरण का हुआ। फिर है फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल क्या है। तो ये रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है, यानी मशीन है, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्षैतिज धागे, जो हॉरिजेंटल धागा होता है जिसको ताना बोलते हैं, वेफ्ट, और लंबा धागा जिसको बोलते हैं रेप, तो ये दोनों को पिरोता है, यानी हॉरिजेंटल धागा और वर्टिकल धागा, इस तरह के धागा को पिरोने का काम करता है। आप देखते होंगे कोई भी कपड़ा में दो तरह के धागा होता है, एक इस तरह का हॉरिजेंटल रहता है, एक इस तरह से
वर्टिकल होता है। इसी को बोलते हैं ताना और बाना, यानी वेफ्ट और रेप। अर्थात ताना बाना, वेफ्ट एंड रेप। बुनना फ्लाइंग शटल द्वारा होता था। तो इससे क्या हो गया, फ्लाइंग शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करघे चलाना तथा चौड़े अरज का कपड़ा बनाना, चौड़ा कपड़ा बनाना आसान हो। ये हो गया फ्लाइंग शटल। इसके बाद स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी क्या था? स्पिनिंग जेनी क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी कपास के रेशे से सूत काटने की मशीन थी। इस मशीन की मदद से एक कारीगर अनेक पुनिया बना सकता था और एक ही समय में कई धागे काट सकता था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 ईस्वी में किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो जहां पहले हाथों से कपास का कताई होता था, अब क्या होने लगा, स्पिनिंग जेनी से। तो बहुत तेजी से रेशे की कताई प्रारंभ हो गया, इसलिए स्पिनिंग जेनी का प्रयोग कपड़ा उद्योग में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक क्रांति से क्या समझते? ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इजी है, इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी प्रश्न पर आपका पूरा थॉट डिपेंड करता है, क्योंकि टॉपिक ही है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझाइए। जब उत्पादन हाथों के जगह मशीनों से होने लगा, यानी हाथ के जगह किसका प्रयोग होने लगा? मशीनों का। घर के जगह फैक्ट्रियों में होने लगा, यानी जब उत्पादन घर के जगह कहाँ होने लगा? फैक्ट्री। हाथ के जगह मशीनों से उत्पादन, घर के जगह पर फैक्ट्रियों में उत्पादन होने लगे, तो उत्पादन में क्या होगा? गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि होगा। इससे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी लगभग 1750 के बाद वाला फेज में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है। तो औद्योगिक क्रांति की यही विशेषताएं हैं, इसको आप डायग्राम से भी दिखा दीजिएगा। आप जब भी मन हो छोटा मोटा डायग्राम बनाइए, इससे एग्जाम में एग्जामिनर अधिक अट्रैक्ट होता है और बिना पढ़े सिर्फ एक डायग्राम देख के आपको मार्क्स दे सकता है। औद्योगिक क्रांति देखिए, इसमें हाथ की जगह किसका प्रयोग हुआ? मशीन से उत्पादन। घर की जगह पर फैक्ट्री में उत्पादन। इसमें अधिक पूंजी भी लगता है, तकनीक का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? उत्पादन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि होती है। एक डायग्राम बना दीजिएगा तो आपका 1 नंबर यहीं से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप छोटे छोटे डायग्राम बना सकते हैं, स्वतः ही बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले की। स्पिनिंग जेनी जो कताई, रुई का कताई करने में यूज होता था, उसके मशीन पर क्यों हमले की, वो है। तो देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन से कताई की प्रक्रिया बहुत तेज होगी। एक मशीन कई मजदूरों का काम करने लगी, इससे मजदूरों की मांग घट गई। अब एक मजदूर 10 मजदूर का काम अगर एक मशीन करेगा, तो उतने मजदूर की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो 9 मजदूर को हटाना पड़ेगा, एक ही मजदूर एक मशीन से सारा काम कर लेगा। तो इस तरह से लोगों को फैक्ट्रियों से निकाला जाने लगा। वस्त्र उद्योग में अधिकांश महिलाएं ही कताई बुनाई में काम करती थी। आज भी महिलाएं इंटरेस्ट लेती है ज़्यादा कताई बुनाई या कपड़ा सिलने वगैरह में। तो उस समय भी वस्त्र उद्योग में कौन लगी हुई थी? महिलाएं। जब नया टेक्नोलॉजी आया, यानी स्पिनिंग जेनी का जब प्रयोग होने लगा, तो महिलाओं को इसके प्रति बहुत गुस्सा आया। जब अधिकांश महिलाओं को फैक्ट्री से निकाल दिया गया, तो वे अचानक से बेरोजगार हो गए। इसलिए उन्होंने स्पिनिंग जेनी जो मशीन पर ही हमला प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसान और कारीगरों से काम करवाने लगे। व्याख्या करें। मतलब प्रश्न है कि यूरोपीय शहरों के जो सौदागर है, जो मर्चेंट है, वो गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे।
शहर में नहीं करा के गांव में करवाने लगे। तो क्यों, उसको समझिए। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। उन्होंने ऐसा निम्नलिखित कारणों से किया। उस समय विश्व व्यापार यानी वर्ल्ड ट्रेड जो था, विश्व व्यापार के विस्तार और उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। इसलिए उद्योगपति और व्यापारी अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते थे, परंतु शहरों में रहकर ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां मजदूर संघ और व्यापारिक संघ को ही बोलते हैं गिल्ड, काफी शक्तिशाली थे, जो उनके लिए अनेक समस्याएं पैदा करे। क्योंकि जो मर्चेंट था वो चाह रहा था टाउन में ही करे अपना उत्पादन, लेकिन टाउन में क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि जो व्यापारिक संघ था, गिल्ड था, वो व्यवधान उत्पन्न कर रहा था, डिस्टरबेंस कर रहा था, इसलिए वो टाउन में न करके गांव में करता है। अब टाउन में क्या था, शासक जो वहां का राजा वगैरह था, ने भी शहरों में विभिन्न गिल्ड को, जो व्यापारिक संघ था जिसको गिल्ड बोलते हैं, व्यापारियों का समूह को ही व्यापारिक संघ या गिल्ड्स बोलते हैं, को खास चीजों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दे रखा था। यानी पूरा मोनोपोली दे रखा था किसको? गिल्ड्स को, जो शहर के व्यापारियों का समूह था, उसको ही दे दिया था। तो अब कोई विकल्प ही नहीं था सौदागर को, मर्चेंट वगैरह को। वो सोचे कि ठीक है, गांव में ही हम उत्पादन करवाते हैं, क्योंकि गांव में मजदूर भी सस्ता मिल जाएगा और उन लोग आसानी से इसके लिए रेडी हो जाएगा। गांव के किसानों एवं कारीगरों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि बेरोजगार हो रहे थे, बहुत सारा प्रॉब्लम था। वहाँ जो अपना भी खुले खेत था, जो ओपन खेत था, वो भी खत्म हो रहा था, और जितना भी कॉमन्स भूमि था, कॉमन भूमि, साझा भूमि, उसको बाड़बंदी कर रहा था वहाँ का जो बड़े बड़े भूमिपति सब थे। तो जो किसान थे, कारीगर थे, वो भूमिहीन हो रहे थे, बेरोजगार हो रहे थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अतः किसानों और कारीगरों ने शहरी सौदागरों के लिए काम करना उचित समझा, क्योंकि अब भूमि उन लोग के पास बचा भी नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, 3 कारणों की व्याख्या। मतलब सूरत बंदरगाह का इंपॉर्टेंस क्यों घट गया अंग्रेज के आने के बाद 18वीं सदी के अंत तक? इसका कारण देखिए, एक मैप से समझिए। इस मैप को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं तो बेहतर होगा, यहाँ पर दे दीजिएगा इस मैप को तो अच्छा हो जाएगा। तो मैप को देखिए, तो ये है सूरत बंदरगाह, जो गुजरात के दक्षिणी छोर पर है। तो ये सूरत बंदरगाह अंग्रेज के आने के पहले बहुत डेवलप था, लेकिन जब अंग्रेज आया तो बम्बई, जिसको आज मुंबई बोलते हैं, और कोलकाता पर मेन बंदरगाह होगी। तो क्यों हुआ, इसके पीछे कारण को समझेंगे। तो अंग्रेजों के आने के पहले सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ये वाला बंदरगाह सबसे मेन बंदरगाह था। मैप जरूर देना है, जो भी मैप से रिलेटेड प्रश्न हो उसमें मैप दीजिए, तभी आपका मार्क्स 2 नंबर 1 नंबर अधिक आएगा, और उसका इम्पैक्ट और सब प्रश्नों पर भी पड़ता है। आप सिर्फ एक मैप दे दीजिएगा तो एग्जामिनर और जो प्रश्न लिखे हैं उसमें भी आपको इसका बेनिफिट देगा, उसको लगेगा ये लड़का थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है और सब बच्चों के अपेक्षा। तो मैप देना है, यहाँ पर मैप दे दीजिएगा और बेहतर लगेगा। पश्चिम एशिया का सारा व्यापार सूरत से ही होता था, यानी इधर का व्यापार पश्चिम एशिया, यानी इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ये सब व्यापार किससे होता था? सूरत से होता था, यहाँ से व्यापार होता। परंतु अंग्रेजों के आने के बाद कलकत्ता और बम्बई, जिसको कोलकाता भी बोलते हैं, बम्बई नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसे विकसित केंद्र हाशिए पर पहुंचे। हाशिए पर मतलब साइड हो गया, मतलब उसका इंपॉर्टेंस घट गया। हुआ क्या था, प्लासी का युद्ध आपको पता है 1757 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। जीतने के बाद कोलकाता एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बना। अंग्रेजों के इन क्षेत्रों पर व्यापारिक एकाधिकार
भी मिलेगी। हुआ क्या, आप देखते हैं प्लासी का युद्ध जो बंगाल में है प्लासी, वहाँ अब बक्सर के युद्ध 1764, ये दो युद्ध अंग्रेज जीतने के बाद पूरे उत्तर भारत पर लगभग अंग्रेज का कब्जा हो जाता। तो ये पूरा बंगाल जिसमें बिहार उड़ीसा है सब सब क्षेत्र पर किसका कब्जा हो गया, अंग्रेज का कब्जा हो गया। और यहाँ पूरा व्यापारिक एकाधिकार इसको मिल जाता है, यानी व्यापार अपने मन मुताबिक कर सके। तब कोलकाता बंदरगाह डेवलप होना शुरू हो जाता है। इससे सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। यहाँ से होने वाले निर्यात में नाटकीय ढंग से कमी आई। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाह, जो बंबई और कोलकाता का महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का ये प्रतीक बन गया। तो इस मैप को दे दीजिएगा, आप क्लियर समझ गए कि अंग्रेज के आने के पहले सूरत मेन बंदरगाह था, लेकिन अंग्रेज जैसे जैसे आया तो सूरत बंदरगाह मतलब उतना इम्पोर्टेंस घटते गया। अब बम्बई और कोलकाता मेन बंदरगाह हो गया, क्योंकि इस एरिया में पूरा एरिया में अंग्रेजों का कब्जा भी हो जाता है प्लासी और बक्सर के बाद। चलिए जो नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथों के काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते? यह इसी का है, नई प्रौद्योगिकी यानी न्यू टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए कई उत्पादक उत्सुक क्यों नहीं थे? सो दो उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी उदाहरण से बताइए। 2012 में ये प्रश्न आया भी है, यानी न्यू टेक्नोलॉजी के प्रति उतना उद्योगपति एक्टिव क्यों नहीं थे? तो आप देखिए 19वीं सदी तक यूरोप मशीन युग में प्रवेश कर चुका था, क्योंकि हम देखते हैं कि 1750 से ही लगभग औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होता है, यानी 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए, नए प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने लगा। फिर भी यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिक यानी लेबर को प्राथमिकता देते थे। इसके निम्नलिखित कारण उत्तरदायी, यानी बड़े बड़े मशीन का प्रयोग न करके लेबर का प्रयोग करना क्यों पसंद करते थे? पहला इसका है मेन रीजन कि मशीन क्या थे, काफी महंगे थे। तो महंगा था तो उसमें पूंजी अधिक लगेगा, तो उद्योगपति उतना पूंजी लगाना पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए इसके प्रति उदासीन थे। दूसरा, मशीन कभी कभी खराब हो जाता तो उसे ठीक करने में पैसा लगता था, इसलिए भी उद्योगपति उतना इसके प्रति जागरूक नहीं थे। मशीन वे मतलब मशीनें उतनी कार्यकुशल नहीं थी जैसा दावा उसके निर्माता व आविष्कारक करते थे। यानी जो निर्माण किया है, जो आविष्कार किया उन मशीन को, तो बहुत डींगे हाँकता था कि इससे इतना उत्पादन होगा, ये होगा, लेकिन वैसा वास्तव में उसमें कमियां थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, मजदूर आसानी से सस्ते दरों पर उपलब्ध हो। मजदूर जब कम पैसा में मिल जा रहा है, मजदूर लेबर मिल रहा है, तो लेबर को ही लगाने से अगर हमारा लागत कम जा रहा है तो मशीन क्यों लगाए लाखों करोड़ों का। और मजदूर जब सीजनेबल उपलब्ध हो जाता था, मान ली अगर 3 महीना उत्पादन का सीजन है तो उसी समय हम अधिक से अधिक मजदूरों को भर्ती कर लेंगे और फिर 3 महीना काम कराने के बाद मजदूरों को छुट्टी दे देंगे। लेकिन जब मशीन लगा लेंगे तो हमको सालों भर उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत सारे कारण थे। फिर नेक्स्ट था, हाथों हाथ के जो कारीगर द्वारा उत्पादन में विविधता लाई जा सकती, यानी उत्पादन में वेरिएशन आता था। मशीन से तो एक जैसा ही बनता है, कपड़ा बन रहा है तो हजारों कपड़ा एक ही जैसा मशीन का बनेगा, लेकिन जब वही दर्जी बनाएगा तो विभिन्न प्रकार का बनाएगा, विभिन्न नाप का बना सकता है, आपके डिमांड पर बना सकता है। तो ये सब कारण था। मशीनों से एक ग्रुप उत्पादन ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। बाजार में प्राय बारीक डिजाइन
और खास आकार वाली चीजों की काफी मांगे थी। यानी जो हाथ से बनाया जा सकता है, मशीन से संभव है? कभी नहीं संभव, क्योंकि उतना वेरिएशन मशीन में नहीं आता है। उदाहरण के ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनती थी। अब सोचिए, लेकिन मशीन से बनेगा तो एक प्रकार, कहीं कुल्हाड़ी हजारों को मशीन से बनते जाएगा, हथौड़ा बनेगा तो एक प्रकार का, लेकिन जब वही हाथ से बनता था तब 500 प्रकार के सिर्फ हथौड़ा, 45 तरह के कुल्हाड़ी बनता था। ये नया टेक्नोलॉजी से संभव नहीं था। तो इन्हीं कारणों से क्या था, जो नया टेक्नोलॉजी था उसके प्रति जो उद्योगपति थे, जो व्यापारी उद्योगपति थे, वो मशीन के प्रयोग को उतना तरजीह नहीं दे रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि हाथ वाले यानी श्रमिक से ही काम करवाना बेहतर। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों की नियुक्ति किया था। किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख है। गुमास्ता होता क्या था? एक वेतन भोगी कर्मचारी था, यानी जिसको अंग्रेज वेतन देता था, पैसा देता। जैसे हम लोग टीचर हैं तो हम लोग को सरकार वेतन देती है, उसी तरह से गुमास्ता एक कर्मचारी था जिसको पर मंथ अंग्रेज पैसा देता था। इसका काम क्या था? तो बुनकरों पर नियंत्रण स्थापित करना ही मेन काम था, कि सस्ता माल, अच्छा माल हमको समय पर मिल सके। चलिए, तो अंग्रेजों ने भारतीय आंसर है, अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के विचार से वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए, जिन्हें क्या कहा गया? गुमास्ता कहा गया, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। वे बुनकरों को अग्रिम राशि यानी पेशगी देते थे, एडवांस दे देते थे। एडवांस भी वो भी ऋण के रूप में, कि आप पहले ही रखिए और जब भी आप रेडी रखिएगा माल तो हम आके डेट भी तय कर देते थे कि इतना तारीख को आपको 2 महीना में हमारा माल रेडी रखना है, ताकि वह किसी व्यापारी को अपना माल, तैयार माल न बेच सके। यानी अंग्रेज से पैसा ले लिए तो आपको अंग्रेजे को देना है, न कि और यूरोपीय जैसे फ्रांसीसी थे, डच थे, उसको आप नहीं दे सकते। जब भी देना होगा तो आपको अंग्रेज को ही देना होगा, क्योंकि एडवांस आप पैसा ले चुके हैं। वही बुनकरों से तैयार किए हुए माल को इकट्ठा करते थे, वही मतलब गुमास्ता, वही मतलब गुमास्ता। गुमास्ता का काम क्या था? बुनकरों से तैयार किए हुए माल को कलेक्ट करना, ठीक। और फिर क्या काम था? वे बने हुए कपड़ों की क्वालिटी को भी चेक करते, जो कपड़ा बनाया है बुनकर उसका क्वालिटी क्या है, रुई का क्वालिटी, धागा का क्वालिटी, ये सब चेक करते थे। तो ये सारा काम कौन करता था? गुमास्ता, जो क्या है? वेतनभोगी कर्मचारी था, यानी अंग्रेज उसको पर मंथ वेतन देता था। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकर से सूती और रेशमी कपड़ा जो उसकी नियमित आपूर्ति मतलब रेगुलर हमको मिले, इसके लिए क्या किया? तो गुमास्तों को वही नियुक्ति किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी ने भारतीय व्यापारियों पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। पहला, गुमास्तों की नियुक्ति। गुमास्तों की नियुक्ति किया, बताए थे। बुनकरों पर निगरानी रखने, माल को कलेक्ट करने, कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए, उन्हें क्या कहा गया? गुमास्ता कहा गया। बुनकरों द्वारा अन्य व्यापार का माल बेचने पर रोक लगा दिया, यानी बुनकरों का सिर्फ अंग्रेज से एडवांस लिए तो अंग्रेज को ही देना है, कोई और व्यापारी को आप अधिक माल बेच नहीं सकते, क्योंकि आप एडवांस अंग्रेज से लिए थे। कंपनी द्वारा बुनकरों को पेशगी यानी एडवांस रूप अग्रिम धन दिया जाता था, इसी को बोलते हैं ददनी प्रथा। जो एडवांस में पैसा दिया जाता था, इस प्रथा को बोला गया है ददनी प्रथा। काम का ऑर्डर
पाने वाले बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण दिया जाता था कि आप कच्चा माल खरीदने के लिए पहले ही से एडवांस में ऋण दे दिया जाता। ऋण लेने वाले बुनकरों को अपना कपड़ा गुमास्तों को ही देना पड़ता। जो गुमास्ते जो सरकारी कर्मचारी थे वेतनभोगी, उसको ही देना पड़ता। वे उसे किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते। अन्य व्यापारी यानी न भारतीय व्यापारी न अन्य यूरोपीय व्यापारी को बेच सकते थे। बुनकरों से कठोर व्यवहार। बुनकरों से कठोर व्यवहार होता था। गुमास्ते बुनकरों से अपमानजनक व्यवहार करते थे। समय पर माल तैयार न होने पर बुनकरों को सिपाहियों से पिटवाते। वो अपना बुनकर जो गुमास्ते रखते थे, अपना लठैत रखते थे, अपना सिपाही रखते थे, वो ले जाकर एकदम सीधे बुनकरों के पास पहुंचते थे। बोलते थे कि इतना टाइम पर क्यों नहीं तैयार हुआ माल, तो उसके लिए उसकी पिटाई करते थे, अपमानित करते। बुनकर ना तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे, यानी जब पहले ही तय हो गया कि आपको हम ही को देना है, तो उसके बाद आप मोल भाव नहीं कर सकते, बार्गेनिंग नहीं कर सकते, और न ही किसी अन्य सौदागर को अपना माल बेच सकते, न ही वह कोई अन्य व्यापारी जो भारतीय व्यापारी है या अंग्रेज के अलावा जो फ्रांसीसी डच किसी व्यापारी को हम मोल तोल करके नहीं दे सकते। जब भी देना होगा तो अंग्रेज को ही देना होगा। उन्हें कंपनी जो कीमत देती थी वो बहुत कम थी, परंतु ऋण की राशि के कारण कंपनी से बंधे हुए थे। जो कंपनी पैसा देती थी औने पौने दाम देती थी, मतलब बहुत ही कम। तो भी बुनकर अंग्रेज को ही माल देता था क्योंकि पहले ही एडवांस ले चुका रहता। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय भारत में उद्योग लगने लगा। इसके पीछे क्या कारण? यही प्रश्न है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित कारणों से वृद्धि हुई। पहला, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपने बचाव में लगा। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अब जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो अंग्रेज यानी ब्रिटेन खुद ही युद्ध में इतना उलझ गया कि वो अपना जान बचाएगा कि उद्योग को लगाएगा। आपके घर अगर लड़ाई हो जाएगा या आपके पड़ोसी से पूरा लड़ाई चल रहा है, तो आप पहले लड़ाई को देखिएगा, ना कि आप उत्पादन को देखिए। वैसा ही अंग्रेज का स्थिति था। और चूंकि ब्रिटेन से भारत का दूरी बहुत अधिक था, तो कच्चे माल को ले जाना, तैयार माल को ले जाना लाना समुद्री रास्ता से खतरे से खाली नहीं था। तो ब्रिटेन से जो व्यापार होता था भारत का, वो कम गया प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो यही मौका था भारत में उद्योगों को पनपने का। इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात के विभिन्न चीजें बनाने के बजाय सैनिक सामग्री, क्योंकि युद्ध जब होता है तो सैनिकों का सामग्री का डिमांड होता है। जैसे उसके लिए वर्दी चाहिए, उसके लिए जूते चाहिए, उसके लिए बैग चाहिए, गोला बारूद चाहिए। तो सभी कारखाने इसी सैनिक सामग्री बनाने में लग गए। इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। तो भारतीय उद्योग को भी लगा कि हमारे देश में इस यही मौका है कि उद्योग लगाया जाए। एक विशाल देशी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योग को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीजें जैसे फौज के लिए वर्दियां यानी बूट, ये सब का डिमांड अंग्रेज भी करने लगे कि भारत में ही उद्योग लगे और ये सब चीजें हमें भारत से मिले। तो इसके लिए फौज के लिए वर्दी के लिए बूट के लिए भी उद्योग लगने लगा। घोड़े के अनेक प्रकार का सामान बनाने आदि के ऑर्डर मिलने लगे। तो यहाँ सैन्य सामग्रियों के लिए भी उद्योग लगा, और जो भारत में डिमांड हो रहा था, जो यूरोप से नहीं आ रहा था अंग्रेज से वस्तुएं, उसके लिए भी उद्योग लगे। तो दो प्रकार के उद्योग लगे, एक सैनिक से रिलेटेड और एक उपभोक्ता से रिलेटेड। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, भारतीय उद्योग भी प्रगति करते गए। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर
जब भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया तो भारतीय उद्योग के लिए सोने पर सुहागा हुआ। आप देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी स्वदेशी पर बहुत जोर देते। स्वदेशी यानी स्वदेशी कपड़ों का प्रयोग कीजिए, खादी का प्रयोग कीजिए, अब विदेशी कपड़ों को जलाइए। तो इससे क्या हुआ, भारतीय जो व्यापारी था उसको लगा अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है, अब उद्योग हम लगाएंगे स्वदेशी कपड़ा का तो भारतीय पहनेंगे ही पहनेंगे, क्योंकि विदेशी कपड़ा तो भारतीय पहनना नहीं चाह रहे थे। तो स्वदेशी जो आंदोलन में स्वदेशी पर जोर दिया गया उससे भी भारत में उद्योगों को बहुत बल मिला। तो ये सारे प्रश्न को आप अच्छा से 2 बार आप देखिए, 2 बार सिर्फ आप ये वीडियो देखिएगा, एक-एक बार सिर्फ रीडिंग दे दीजिएगा तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। आपको जब कभी भी रिवीजन का ज़रूरत पड़ेगा तो आप मात्र आधा घंटा टाइम निकालिएगा और पूरा प्रश्न आपको रिवाइज हो जाएगा। तो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, इससे हौसला बढ़ता है और अधिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक्स।